आपसे पूरी जिंदगी एक झूठ बोला गया है एक्सरसाइज के बारे में। हर डॉक्टर ने, हर फिटनेस मैगजीन ने और हर वेल मीनिंग फैमिली मेंबर ने आपसे एक ही बात कही है, ज्यादा वॉकिंग करो, अपने स्टेप्स पूरे करो। रोज के 10,000 स्टेप्स आपको हेल्दी रखेंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनिए एक ऐसी बात जो कोई आपको बताना नहीं चाहता। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी की एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पब्लिश हुई। इस स्टडी ने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को हैरान कर दिया। रिसर्चर्स ने यह डिस्कवर किया कि 60 साल से ऊपर के अडल्ट्स जो स्पेसिफिक सीटेड एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उनमें फंक्शनल स्ट्रेंथ का इंप्रूवमेंट सिर्फ वॉकिंग करने वालों के कंपैरिजन में 27% ज्यादा था। 27%! ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उठाने के बीच और सिर्फ चेयर से उठने में स्ट्रगल करने के बीच। वॉकिंग इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप ये सच जानें। शू कंपनीज, फिटनेस ट्रैकर्स, ट्रेडमिल मैन्युफैक्चरर्स, इन सब ने मिलकर $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया है इस आइडिया पर कि वॉकिंग सीनियर्स के लिए अल्टीमेट एक्सरसाइज है। लेकिन ऑर्थोपीडिक सर्जन्स ये सच्चाई दशकों से जानते हैं। वॉकिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन 60 की उम्र के बाद शुरू होने वाले मसल लॉस पर इसका लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कंडीशन को कहा जाता है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया क्या करती है? 30 साल की उम्र के बाद हर एक डेकेड में आपकी बॉडी से लगभग 3 से 5% मसल मास धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जब आप 70 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तब तक आप अपनी लगभग 30% स्ट्रेंथ खो चुके होते हैं। वॉकिंग इस प्रोसेस को रोक नहीं सकती, लेकिन ये 5 चेयर एक्सरसाइजेज इसे रोक सकती हैं। 2022 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी हुई। इस स्टडी में 2000 से अधिक सीनियर्स को पूरे 18 मंथ्स तक फॉलो किया गया। जो ग्रुप सीटेड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स कर रहा था, उस ग्रुप ने मसल मास गेन की, और जो ग्रुप सिर्फ वॉकिंग कर रहा था, उस ग्रुप ने मसल मास लूज की। एज वही थी, हेल्थ कंडीशंस वही थीं, लेकिन आउटकम्स पूरी तरह अलग थे। और सबसे इनक्रेडिबल बात यह है, इस लिस्ट की नंबर 1 एक्सरसाइज, जिसे हम अंत में रिवील करेंगे, उसने 65 साल से ऊपर के पार्टिसिपेंट्स में बोन डेंसिटी को 19% तक इंक्रीज कर दिया। अब सर्जन्स इसी एग्जैक्ट मूवमेंट को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिकवर कर रहे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी फिजिकल थेरेपी प्रोटोकॉल से ज्यादा बेहतर काम करती है। शुरू करने से पहले कमेंट्स में हमें यह जरूर बताइए आपकी एज क्या है और आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। और हाँ, ये एक्सरसाइज आपको सरप्राइज करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, और यही इग्नोरेंस धीरे धीरे उनकी इंडिपेंडेंस छीन लेती है। सीटेड काफ रेजेस सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं। आप चेयर पर बैठते हैं और अपनी हील्स को जमीन से ऊपर उठाते हैं। आखिर इसमें मुश्किल क्या है? लेकिन ये मूवमेंट आपके पूरे लोअर बॉडी के सबसे अंडररेटेड मसल ग्रुप को टारगेट करती है। ये हैं आपकी काफ मसल्स, खासतौर पर गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस। ये मसल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, जिसे कहा जाता है वीनस पंप। हर बार जब आप इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपकी लोअर लेग्स की वेन्स को स्क्वीज करती हैं और ब्लड को वापस हार्ट की तरफ पुश करती हैं। ये प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ब्लड को पैरों से ऊपर हार्ट तक पहुंचने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। अगर काफ मसल्स स्ट्रांग नहीं होती, तो ब्लड लोअर एक्सट्रीमिटीज में जमा होने लगता है। इससे क्या होता है? पैरों में स्वेलिंग, वैरिकोज वेन्स और डेंजरस ब्लड क्लॉट्स का रिस्क काफी बढ़ जाता है। 2021 में जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई। इस स्टडी में 140 सीनियर्स को एग्जामिन किया गया, जिनमें माइल्ड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स थीं। इनमें से आधे सीनियर्स ने सीटेड काफ रेजेस वीक में 3 बार की। बाकी आधे सीनियर्स ने अपनी रूटीन में कोई चेंज नहीं किया। 12 वीक्स के बाद एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप में वीनस रिटर्न एफिशिएंसी में 41% इंप्रूवमेंट देखा गया। उनके एंकल्स कम स्वोलन थे, उनके लेग्स हल्के महसूस हो रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस के रिस्क फैक्टर्स काफी हद तक कम हो गए। वॉकिंग भी काफ्स को एंगेज करती है, लेकिन इतनी कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से नहीं। जब आप वॉकिंग करते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ मसल्स वर्कलोड शेयर करती हैं, लेकिन जब आप सीटेड काफ रेजेस करते हैं तो आप इन क्रिटिकल पंपिंग मसल्स को आइसोलेट करते हैं और उन्हें ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। सही तरीका, हाउ टू परफॉर्म। इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के लिए एक स्टडी चेयर पर बैठिए। आपके फीट फ्लोर पर फ्लैट होने चाहिए। आपकी नीज लगभग 90 डिग्री एंगल पर बेंट होनी चाहिए। अब अपने पैरों के बॉल्स पर प्रेशर डालिए और अपनी हील्स को जितना हो सके ऊपर उठाइए। टॉप पोजीशन पर पूरे 2 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। आपको अपनी लोअर लेग्स के पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्क्वीज महसूस होनी चाहिए। इसके बाद अपनी हील्स को धीरे धीरे वापस फ्लोर पर नीचे लाइए। ये स्लो लोअरिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ लिफ्टिंग फेज के कंपैरिजन में मसल बिल्ड करने में ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप एक्सरसाइज में नए हैं तो शुरुआत कीजिए 15 रेपिटेशन से। धीरे धीरे अपने आप को 3 सेट्स ऑफ 25 रेपिटेशंस तक ले जाइए।
जब ये आसान लगने लगे तो अपनी थाइस के ऊपर एक हैवी बुक या एक छोटा वेट रखकर रेजिस्टेंस ऐड कीजिए। एक्स्ट्रा लोड आपकी स्ट्रेंथ गेन्स को तेज करेगा। सर्जन्स इस एक्सरसाइज को खास तौर पर पसंद करते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज हिप या नी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स भी कर सकते हैं। इसमें इन जॉइंट्स पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता। सारा काम एंकल्स और काव्स में ही होता है। इस मूवमेंट को हर दिन कीजिए, आइडियली सुबह और शाम दोनों समय, और सिर्फ 2 वीक्स के अंदर आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके लेग्स कितने बेहतर महसूस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एक ऐसी एक्सरसाइज की तरफ जो पूरी तरह अलग प्रॉब्लम को टारगेट करती है। एक्सरसाइज नंबर 4, सीटेड नी एक्सटेंशंस। यह एक्सरसाइज उस मसल पर सीधा काम करती है जो ये तय करती है कि आप स्टेयर्स चढ़ पाएंगे या नहीं, कार से आसानी से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, और टॉयलेट से बिना किसी सहायता के खड़े हो पाएंगे या नहीं। यह मसल है आपकी क्वाड्रिसेप्स, यानी जांघों के फ्रंट हिस्से में मौजूद बड़ी मसल्स। क्वाड्रिसेप्स इन सभी डेली एक्टिविटीज के प्राइमरी मूवर्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये मसल्स लगभग किसी भी दूसरे मसल ग्रुप के मुकाबले ज्यादा तेजी से डिटीरियरेट होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट की रिसर्च जो 2020 में पब्लिश हुई थी, ये बताती है कि 60 साल से ऊपर के एडल्ट्स यंगर एडल्ट्स की तुलना में अपनी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ लगभग डबल रेट से लूज करते हैं। इस स्टडी में 400 पार्टिसिपेंट्स को पूरे 5 साल तक ट्रैक किया गया। जो लोग टारगेटेड लेग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे थे उन्होंने एवरेज 16% थाई मसल मास लूज की, और जो ग्रुप सीटेड नी एक्सटेंशंस वीक में 3 बार कर रहा था उस ग्रुप ने वास्तव में 4% मसल मास गेन की। सिर्फ एक सिंपल एक्सरसाइज से आउटकम्स में 20% का अंतर। अब यह समझना जरूरी है कि वॉकिंग क्वाड्रिसेप्स को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाती। जब आप फ्लैट ग्राउंड पर वॉकिंग करते हैं तो आपकी क्वाड्स मुश्किल से एक्टिवेट होती हैं। हाँ, जब आप पैर आगे स्विंग करते हैं तो थोड़ी एक्टिवेशन होती है, लेकिन वे कभी भी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम नहीं करती। बॉडी का एक सिंपल रूल है, बॉडी डिमांड्स के अनुसार अडेप्ट करती है। अगर आप अपनी क्वाड्रिसेप्स से कभी हार्ड वर्क करवाएंगे ही नहीं तो वे धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगी। सीटेड नी एक्सटेंशंस आपकी क्वाड्रिसेप्स को मजबूर करती हैं कि वे आपकी पूरी लोअर लेग को ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करें। यही वो रेजिस्टेंस सिग्नल है जिसकी मसल्स को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। सही तरीका, हाउ टू परफॉर्म। इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए चेयर पर सीधे बैठिए। आपकी बैक बैकरेस्ट के साथ फर्मली प्रेस्ड होनी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए चेयर के साइड्स को पकड़ लीजिए। अब अपना एक पैर सामने की ओर सीधा कीजिए जब तक आपका नी कंप्लीटली एक्सटेंड न हो जाए। आपके टोज सीलिंग की तरफ पॉइंट करने चाहिए। इस पोजीशन को 3 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए और साथ साथ अपनी थाई मसल को जितना हो सके स्क्वीज कीजिए। आपको लेग के फ्रंट हिस्से में एक बर्निंग सेंसेशन महसूस होनी चाहिए। अब अपने पैर को 4 सेकंड्स की काउंट में धीरे धीरे वापस फ्लोर पर नीचे लाइए। इसके बाद दूसरे पैर के साथ वही प्रोसेस रिपीट कीजिए। हर साइड के लिए 12 रिपीटेशंस का एम रखिए। इसके बाद 30 सेकंड्स रेस्ट कीजिए और 2 मोर सेट्स परफॉर्म कीजिए। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम बेनिफिट के लिए सबसे जरूरी चीज है टॉप पोजीशन पर स्क्वीज। सिर्फ पैर उठाकर उसे लटकाकर मत छोड़िए। अपनी क्वाड्रिसेप्स को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मसल को स्किन के बाहर उभारना चाहते हो। ये माइंड मसल कनेक्शन मसल एक्टिवेशन को काफी हद तक इंक्रीज करता है। 2023 में यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। इस स्टडी के अनुसार जो पार्टिसिपेंट्स एक्सरसाइज के दौरान अपनी मसल्स को कॉन्शियसली स्क्वीज कर रहे थे उन्होंने सिर्फ मूवमेंट्स करने वालों की तुलना में 31% ज्यादा स्ट्रेंथ गेन की। जब बॉडी वेट नी एक्सटेंशंस आसान लगने लग जाएं तो आप एंकल वेट्स पहनकर या रेजिस्टेंस बैंड को एंकल्स के आसपास लूप करके रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए 2 एलबीज वेट से और समय के साथ धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इस एक्सरसाइज को हर 60 प्लस पेशेंट को रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये मसल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है और हर कदम पर जॉइंट पर पड़ने वाले स्ट्रेस को कम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की तरफ जिसके बारे में शायद आप भूल ही गए हों कि वो एग्जिस्ट भी करती है। आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स आपकी वॉकिंग एबिलिटी की हिडन कंट्रोलर्स होती है। ये मसल्स मुख्य रूप से इलियोसोएस और रेक्टस फेमोरिस हर बार जब आप कदम उठाते हैं आपकी थाई को चेस्ट की तरफ लिफ्ट करती हैं। जब ये मसल्स वीक हो जाती हैं तो आपकी गेट बदलने लगती है। आप ठीक से स्टेप लेने के बजाय शफल करने लगते हैं। आपके पैर जमीन से पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाते। यही कारण है कि कई सीनियर्स बिना किसी साफ वजह के ठोकर खाकर गिर जाते हैं। उनके हिप फ्लेक्सर्स इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि वे अपनी टांगों को सही तरह से उठा ही नहीं पाते। मेयो क्लिनिक की एक लैंडमार्क स्टडी जो 2022 में पब्लिश हुई ने 80 टू 85 साल की उम्र के 800 एडल्ट्स के गेट पैटर्न्स एग्जामिन किए। रिसर्चर्स ने यह पाया कि हिप फ्लेक्सर वीकनेस फॉल रिस्क का सिंगल ग्रेटेस्ट प्रिडिक्टर है। जिन पार्टिसिपेंट्स के हिप फ्लेक्सर्स सबसे ज्यादा वीक थे वे अगले 1 साल के अंदर 4 टाइम्स ज्यादा गिरने की संभावना रखते थे। 4 टाइम्स ज्यादा। फॉल्स सीनियर्स के लिए कोई मामूली इनकन्वीनियंस नहीं होती, ये लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट्स होती हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार 65 साल के ऊपर के हर 4 में से एक एडल्ट कम से कम एक बार गिरता है।
इन फॉल्स में से लगभग 20% मामलों में सीरियस इंजरीज होती हैं, जैसे ब्रोकन बोन्स या हेड ट्रॉमा। हिप फ्रैक्चर्स खास तौर पर बहुत डेवस्टेटिंग होती हैं। अक्सर ये हेल्थ डिक्लाइन की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देती हैं। स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि जो सीनियर्स हिप फ्रैक्चर का शिकार होते हैं, उनमें से लगभग 30% लोग 1 साल के अंदर मृत्यु का सामना करते हैं। ये बात आपको डराने के लिए नहीं कही जा रही, ये बात आपको मोटिवेट करने के लिए कही जा रही है। सीटेड हिप मार्चेस सीधे उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं जो फॉल्स को प्रिवेंट करती हैं। ये एक्सरसाइज वॉकिंग के मोशन को मिमिक करती है, लेकिन ज्यादा रेजिस्टेंस और ज्यादा कंट्रोल के साथ। आप अपनी हिप फ्लेक्सर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वे नॉर्मल वॉकिंग की तुलना में आपकी लेग्स को ज्यादा ऊंचा और ज्यादा पावरफुल तरीके से लिफ्ट कर सकें। सही तरीका, हाउ टू परफॉर्म। इस एक्सरसाइज के लिए चेयर के फ्रंट हाफ पर बैठिए। बैकरेस्ट के सहारे पीछे लीन मत कीजिए। अपनी स्पाइन को टॉल रखिए और अपने कोर को हल्का सा एंगेज रखिए। अब अपना राइट नी जितना कंफर्टेबली हो सके अपनी चेस्ट की तरफ उठाइए। आपका फुट फ्लोर से ऊपर आ जाएगा। टॉप पोजीशन पर 2 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए और हिप के फ्रंट हिस्से में वर्क होते हुए महसूस कीजिए। अब अपने पैर को धीरे धीरे नीचे लाइए और लेफ्ट लेग के साथ वही प्रोसेस रिपीट कीजिए। राइट और लेफ्ट मिलकर एक रेपिटेशन बनता है। जितना आप इस मूवमेंट को स्लो परफॉर्म करेंगे, उतनी ही ये एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव होगी। लेग्स को मोमेंटम से स्विंग मत कीजिए, उन्हें प्योर मस्कुलर एफर्ट से उठाइए। टोटल 20 रेपिटेशंस का टारगेट रखिए, हर लिफ्ट के साथ लेग्स को ऑल्टरनेट करते हुए। 3 सेट्स परफॉर्म कीजिए और हर सेट के बीच 1 मिनट रेस्ट लीजिए। चैलेंज बढ़ाने के लिए टॉप पोजीशन को 2 सेकंड्स की जगह 5 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए, या जब बेसिक मूवमेंट आसान लगने लगे तो एंकल वेट्स ऐड कीजिए। सर्जन्स ने ऑब्जर्व किया है कि जो पेशेंट्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले डेली हिप मार्चेस करते हैं, वे सर्जरी के बाद काफी तेजी से रिकवर करते हैं। उनकी मसल्स पहले से ही स्ट्रांग और प्रिपेयर्ड होती हैं, जिससे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाता है। यह एक्सरसाइज आपका बैलेंस भी इंप्रूव करती है, क्योंकि जब एक लेग ऊपर होती है तो आपका कोर बॉडी को स्टेबलाइज करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे उन एक्सरसाइजेस की ओर जिन्हें ऑर्थोपीडिक सर्जन्स इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए एसेंशियल मानते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, सीटेड रोज विद रेजिस्टेंस बैंड। आप जो भी काम करते हैं उनमें पुलिंग स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। दरवाजा खोलना, बेड से उठना, कपड़ों को अपनी तरफ खींचना, ग्रोसरीज उठाना और अपने परिवार के सदस्यों को गले लगाना, ये सभी काम आपकी बैक मसल्स पर डिपेंड करते हैं। खास तौर पर लैटिसिमस डॉर्सी, रोम्बॉइड्स और रियर डेल्टॉइड्स। यही वे मसल्स हैं जो आपको उम्र के साथ होने वाली झुकी हुई पोस्चर से बचाती हैं। जब बैक मसल्स वीक हो जाती हैं तो ग्रेविटी जीतने लगती है। शोल्डर्स आगे की तरफ राउंड हो जाते हैं। अपर स्पाइन में वो कर्व आ जाता है जिसे डॉक्टर्स काइफोसिस कहते हैं। ये झुकाव सिर्फ दिखने का मुद्दा नहीं है। इससे नंबर 1, लंग्स दब जाते हैं जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है। नंबर 2, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाता है जिससे फॉल रिस्क बढ़ता है। नंबर 3, क्रॉनिक नेक और शोल्डर पेन शुरू हो जाता है क्योंकि हेड आगे निकल आता है और सपोर्टिंग मसल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। वॉकिंग इन मसल्स के लिए लगभग कुछ भी नहीं करती। जब आप वॉकिंग करते हैं तो आर्म सिर्फ साइड में पैसिवली स्विंग करती हैं। इसमें कोई पुलिंग एक्शन नहीं होता। इसी वजह से कई लोग जो रोज वॉकिंग करते हैं फिर भी खराब पोस्चर डेवलप कर लेते हैं। उन्होंने अपनी पूरी पोस्टीरियर चेन को नजरअंदाज कर दिया होता है। 2021 में अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में एक स्टडी पब्लिश हुई। इस स्टडी में 300 सीनियर्स को 6 मंथ्स के एक्सरसाइज प्रोग्राम के दौरान फॉलो किया गया। एक ग्रुप सिर्फ वॉकिंग पर फोकस कर रहा था, दूसरा ग्रुप रेजिस्टेंस बैंड के साथ सीटेड रोइंग एक्सरसाइजेस कर रहा था। स्टडी के अंत में रोइंग ग्रुप में स्पाइनल पोस्चर का एवरेज 8 डिग्री इंप्रूवमेंट देखा गया। वॉकिंग ग्रुप में कोई चेंज नहीं था। इसके अलावा रोइंग ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स ने 63% कम अपर बैक और नेक पेन रिपोर्ट किया। सही तरीका, हाउ टू परफॉर्म। सीटेड रोज करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए। ये टूल्स ज्यादा महंगे नहीं होते और वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये सीनियर्स के लिए परफेक्ट होते हैं क्योंकि ये जॉइंट्स पर जेंटल होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ बिल्ड करने में काफी इफेक्टिव होते हैं। चेयर पर बैठिए, आपके फीट फ्लोर पर फ्लैट और लगभग हिप विड्थ डिस्टेंस पर होने चाहिए। रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के सोल्स के चारों ओर लूप कीजिए और बैंड का एक एक एंड दोनों हाथों में पकड़ लीजिए। सीधे बैठिए, अपनी आर्म्स को सामने की ओर एक्सटेंड कीजिए और बैंड को हल्की टेंशन के साथ पकड़िए।
अब अपने एल्बोज को पीछे की ओर खींचिए और अपनी शोल्डर ब्लेड्स को आपस में स्क्वीज कीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप उनके बीच में एक पेंसिल दबाने की कोशिश कर रहे हों। आपके हाथ आपके रिब केज की तरफ आने चाहिए। टॉप पोजीशन पर 2 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए और अपनी शोल्डर ब्लेड्स के बीच वाली मसल्स पर पूरा ध्यान दीजिए। अब आर्म्स को धीरे धीरे फिर से सामने की ओर एक्सटेंड कीजिए। रेजिस्टेंस बैंड को झटके से वापस जाने मत दीजिए। रिटर्न मूवमेंट को पूरी तरह कंट्रोल कीजिए। हर सेट में 15 रेपिटेशंस कीजिए और कुल 3 सेट्स कंप्लीट कीजिए। रेजिस्टेंस बैंड का लेवल बहुत मैटर करता है। आप सारे 15 रेपिटेशंस कर पाने चाहिए, लेकिन आखिरी 3 रेपिटेशंस चैलेंजिंग लगनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज बहुत आसान लग रही हो तो या तो थिकर बैंड यूज कीजिए या अपने करंट बैंड को डबल करके एक्स्ट्रा टेंशन ऐड कीजिए। सर्जन्स इस एक्सरसाइज को स्पाइनल प्रोसीजर्स के बाद रिकवर कर रहे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज स्पाइन को प्रोटेक्ट करने वाली मस्कुलर सपोर्ट स्ट्रक्चर को बिल्ड करती है। स्ट्रॉन्ग बैक मसल्स बिल्कुल टेंट के गाय वायर्स की तरह काम करती हैं, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम को सही अलाइनमेंट में रखती हैं और डीजेनरेशन को रोकती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पर, वो एक्सरसाइज जिसे सर्जन्स सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, सिट टू स्टैंड स्क्वाट्स। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक एक्सरसाइज कर सकते हो तो यही एक्सरसाइज होनी चाहिए। सिट टू स्टैंड स्क्वाट सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये लॉन्जिविटी का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। रिसर्चर्स ने पाया है कि इस मूवमेंट को सही तरीके से परफॉर्म करने की आपकी एबिलिटी आपके मॉर्टेलिटी रिस्क को प्रिडिक्ट करती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुई एक प्रसिद्ध स्टडी ने 51 साल से ऊपर के 2000 से ज्यादा अडल्ट्स को औसतन 6 साल तक फॉलो किया। जो लोग फ्लोर पर बैठी हुई पोजीशन से बिना हाथों का इस्तेमाल किए खड़े नहीं हो पाए, वे लोग स्टडी पीरियड के दौरान 5 से 6 टाइम्स ज्यादा मृत्यु के रिस्क में थे। 5 से 6 टाइम्स। सिट टू स्टैंड मूवमेंट आपके लोअर बॉडी के लगभग हर मेजर मसल ग्रुप को एक साथ एक्टिवेट करता है। आपकी क्वाड्रिसेप्स नीज को सीधा करती हैं। आपके ग्लूट्स हिप्स को एक्सटेंड करते हैं। आपकी काव्स एंकल्स को स्टेबलाइज करती हैं। आपका कोर बैलेंस मेंटेन करता है और आपकी बैक स्पाइन को अलाइन रखती है। कोई भी दूसरी एक्सरसाइज इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिवेशन नहीं देती। और इस एक्सरसाइज को और भी पावरफुल बनाती है एक और बात। सिट टू स्टैंड स्क्वाट ठीक वही मूवमेंट रेप्लिकेट करती है जो आप हर दिन दर्जनों बार करते हैं। जब आप बेड से उठते हैं, चेयर से खड़े होते हैं, कार से बाहर निकलते हैं या बाथरूम का उपयोग करते हैं, आप हर बार सिट टू स्टैंड मूवमेंट ही कर रहे होते हैं। इस मूवमेंट पैटर्न को ट्रेन करके आप सिर्फ थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ नहीं बनाते, आप फंक्शनल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, जो सीधे आपकी डेली लाइफ में ट्रांसफर होती है। 2023 की वही स्टडी जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में किया गया था, ये बताती है कि 65 साल से ऊपर के अडल्ट्स जो वीक में 3 बार सिट टू स्टैंड एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उन्होंने हिप्स और फीमर्स की बोन डेंसिटी को 19% तक इंक्रीज किया। ये बहुत रिमार्केबल है, क्योंकि आमतौर पर उम्र के साथ बोन डेंसिटी कम होती जाती है। चेयर से खड़े होने का मैकेनिकल स्ट्रेस आपकी बोन्स को सिग्नल भेजता है कि वे नया बोन टिश्यू बनाएं। स्ट्रॉन्ग बोन्स का मतलब है अगर कभी आप गिर भी जाएं तो फ्रैक्चर रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। ऑर्थोपीडिक सर्जन्स अब इस एक्सरसाइज को प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जिन पेशेंट्स के लेग्स स्ट्रॉन्ग और बोन्स डेंस होती हैं, उनके आउटकम्स फ्यूचर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में काफी बेहतर होते हैं। आजकल कई सर्जन्स इलेक्टिव प्रोसीजर शेड्यूल करने से पहले ही पेशेंट्स से मिनिमम नंबर ऑफ सिट टू स्टैंड्स करवाते हैं। सही तरीका। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए चेयर पर बैठिए। आपके फीट फ्लोर पर फ्लैट और आपके हिप विड्थ से थोड़ा ज्यादा दूरी पर होने चाहिए। अपने आर्म्स को चेस्ट पर क्रॉस कर लीजिए ताकि आप हाथों का उपयोग करके चीटिंग न कर सकें। थोड़ा सा आगे की ओर लीन कीजिए ताकि आपका वेट आपके फीट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अब अपनी हील्स के थ्रू पुश करते हुए खड़े हो जाइए। पूरी तरह ऊपर उठिए जब तक आपके नीज और हिप्स पूरी तरह स्ट्रेट न हो जाएं। टॉप पोजीशन पर 1 सेकंड तक पॉज कीजिए। अब 4 सेकंड की काउंट में धीरे धीरे वापस चेयर पर बैठिए। अपना बॉटम सीट को हल्के से टच करने दीजिए, लेकिन पूरी तरह रिलैक्स मत कीजिए। तुरंत अगला रेपिटेशन शुरू कीजिए। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्लो डिसेंट। इसी एक्सेंट्रिक फेज में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। अगर आप सीधे चेयर पर गिर जाते हैं तो आप एक्सरसाइज का लगभग आधा बेनिफिट खो देते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत कीजिए 10 रेपिटेशन से। धीरे धीरे टारगेट बढ़ाकर 3 सेट्स ऑफ 15 रेपिटेशंस तक जाइए। जब ये मैनेजेबल हो जाए तो अपने चेस्ट के पास लाइट वेट पकड़िए, जैसे गैलन जग ऑफ वाटर, ताकि रेजिस्टेंस बढ़े। आप डिसेंट को 6 सेकंड्स या 8 सेकंड्स तक स्लो करके भी चैलेंज बढ़ा सकते हैं, बिना वेट बढ़ाए। इस एक्सरसाइज को हर दूसरे दिन कीजिए ताकि आपकी मसल्स को एडिक्वेट रिकवरी टाइम मिल सके।
4 वीक्स के भीतर आप नोटिस करेंगे कि डेली एक्टिविटीज काफी आसान लगने लगेंगी। स्टेयर्स अब आपको थकाएंगी नहीं। लो सोफा से उठना स्ट्रगल नहीं रहेगा। आप अपनी जिंदगी में एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे जो शायद आपने वर्षों से महसूस नहीं किया होगा। अंत में ये 5 चेयर एक्सरसाइजेस बिल्कुल वही दर्शाती हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स चाहते हैं कि 60 साल से ऊपर का हर पेशेंट करे। अंत में ये 5 चेयर एक्सरसाइजेस बिल्कुल वही दर्शाती हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स चाहते हैं कि 60 साल से ऊपर का हर पेशेंट करे। वॉकिंग का अपना स्थान है, इसमें कोई शक नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए वॉकिंग महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखें, फॉल्स से बचें, अपनी बोन डेंसिटी सुरक्षित रखें और अपनी मसल्स को इतना स्ट्रांग रखें कि आप सच में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें, तो सिर्फ वॉकिंग काफी नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए टारगेटेड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रिसर्च इस बात को लेकर पूरी तरह क्लियर है। मेडिकल कम्युनिटी अब इस पॉइंट पर कंसेंसस पर पहुंच चुकी है। वे सीटेड एक्सरसाइजेज जो आपकी मसल्स को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चैलेंज करती हैं, सिर्फ वॉकिंग की तुलना में फंक्शनल स्ट्रेंथ के लिए कहीं बेहतर रिजल्ट्स देती हैं। आपको जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, आपको महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपको खास तौर पर एथलेटिक होने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए एक स्टडी चेयर, संभव हो तो एक रेजिस्टेंस बैंड और सिर्फ 15 मिनट वीक में 3 बार। समय का ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में सालों की इंडिपेंडेंट और एक्टिव लिविंग जोड़ सकता है। प्रैक्टिकल स्टार्ट प्लान। आज ही एक्सरसाइज नंबर 5 सीटेड काफ रेजेस से शुरुआत कीजिए। अगले 1 वीक में इसे अच्छे से मास्टर कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 सीटेड नी एक्सटेंशंस ऐड कीजिए। इसी तरह लिस्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अपनी स्पीड से प्रोग्रेस कीजिए, खुद पर अननेसेसरी दबाव मत डालिए। जब आप एक्सरसाइज नंबर 1 सिट टू स्टैंड स्क्वाट्स तक पहुंचेंगे, तब तक आपका शरीर इस चैलेंज के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका होगा। आपका फ्यूचर सेल्फ आज बनाई गई स्ट्रेंथ के लिए आपको धन्यवाद कहेगा। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, इन 5 चेयर एक्सरसाइजेज में से आप सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज ट्राई करने वाले हैं? क्या आपको कभी यह कहा गया है कि 60 साल की उम्र के बाद सिर्फ वॉकिंग ही काफी होती है? कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें आपकी बात सुनकर खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।